नमस्कार साथियों। तो यूपीपीसीएल ई और जेई के एग्ज़ाम्स की शुरुआत अब आने लगी है माहौल के अंदर वापस। हालांकि बता दूं कि मैं इसकी जो तैयारी है या इसकी आने की जो चर्चा है वो पिछले 6-7 महीनों से चल रही है। लेकिन क्योंकि अब जो रिलायबल सोर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है, आप जो फोटोज़ वगैरह जो है वायरल हो रही है उसमें भी आपको पता है कि जो वैकेंसीज है वहाँ से जो डिमांड की गई है वो उसकी भी फोटोज़ आ चुकी है कि लगभग 125 के आसपास वैकेंसी जेई के लिए चाहिए। और पहले लगता है कि जेई का ही वैकेंसी पहले आएगी और उसके साथ साथ पीछे फॉलोअप करते हुए एई की आएगी। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से जब मैं आपका सेशन ले रहा हूँ कि आफ्टर एसएससी जेई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो आप उसके लिए बने रहेगा, जो एक दिन बाद ही आपके लिए वो प्लान है पहले से। पर मैं आज जो बात करना चाहता हूँ कि पहले हमें एक बार के लिए वापस अपना माइंडसेट क्लियर हो जाए। जो यूपीपीसीएल का एग्जाम है वो क्या है, कैसे तैयारी होती है, क्या चीज़ है, इसमें क्यों हमको इस तरह लालायित रहना चाहिए। तो उसके लिए आप एक बार वापस बने रह जाइएगा। फिर से कह रहा हूँ मैं, ये कहानी इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसके आने के चांस अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पे है। पर मैं मानता हूँ कि आरपीसी एई और आरएससीबी का एग्जाम भी इसी तरह से एक लेवल पे था कि एक मतलब हाई प्रोबेबिलिटी भी था। लेकिन उसका भी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने तैयार नहीं हुई है और उसके लिए हर बार लास्ट स्टेज के ऊपर जब है अप्रूवल नहीं हो पाया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अब आपके अगले अप्रैल मई जून तक चला गया है, क्योंकि ओब्वियसली आचार संहिता लग गई राजस्थान के अंदर। लेकिन ये कहानी यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर इस बार जो सोर्सेज हैं, या मतलब ये कह सकते हैं कि जो सुगबुगाहट है वो तेज है। इसलिए अभी बिना कोई कमेंट किए मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप पहले तैयार है, क्योंकि एक और चीज़ बता देता हूँ कि यूपीपीसीएल के जो एग्जाम है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जेई के एग्जाम की भी, तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है कि वहाँ पर अगर जब आता है नोटिफिकेशन और उसके बाद अगर आप तैयारी करते हो तो आप थोड़ा सा लेट होते हो। तो इसलिए एक बार पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अगर ये आने वाला है तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे पहले इसमें। पर मैं एक बार के लिए इस बार आपको बात कर देता हूँ कि क्या कहानी इसकी है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो वैकेंसी इसका जो वैकेंसी होती है लगभग कितने आती है, क्या इसका सीन रहता है, उन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बता दूं कि लास्ट टाइम जब ये आई थी 2021 के अंदर, नवंबर 2021 के अंदर जब इसकी निकली थी, तो उस टाइम में इसके लिए जो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकली थी वो 173 थी, और जो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर थी वो 113 थी। यानी कि टोटल अगर आप देख रहे हैं तो 286 पोस्ट निकली थी उस टाइम में, एक साथ निकली थी दोनों, एईएन और जेईएन दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये दो पोस्ट निकली थी। अब आपको बता दूं मैं इसके अंदर की जो ये दो पोस्ट निकलती है उसके अंदर जो ये जेईएन का एग्जाम होता है उसमें केवल डिप्लोमा वाले अलाउड होते हैं। केवल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही इस बार अलाउड होने की जो आवाज़ है वो आ रही है कि केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए ही निकलने वाला है। और ऐसे में अगर बात करूँ एई के अंदर, तो इस एई के अंदर केवल डिग्री वाले अलाउड होते हैं, यानी कि डिग्री वाले बच्चे जेई का एग्जाम नहीं दे सकते और डिप्लोमा वाले एई का एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये पहली चीज़ क्लियर करता हूँ। सेकंड थिंग, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शायद हो सकता है इस वीडियो के नीचे पूछने वाले होंगे कि मैकेनिकल सिविल ऐसी कुछ कहानी, तो नहीं, ये मैकेनिकल सिविल की कहानी पे नहीं होगा, ये मेनली इलेक्ट्रिकल की कहानी है इसमें। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। और ये जो लास्ट ईयर की थी, मतलब लास्ट टाइम जो ये वैकेंसी निकली थी 2021 के बाद, तो उसके बाद अभी 2023 के अंदर जो निकलने की है उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि लगभग जो वैकेंसीज आ रही है वो 225 के आसपास, 225 के आसपास। आपको पता ही है, इसका जो फोटोज भी वायरल हो चुका है कि 225 के आसपास की डिमांड की गई है, तो 225 के आसपास वैकेंसी उसमें होगी। तो वैकेंसी बढ़ के आ रही है जेई के लिए। और ए के लिए यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी कम है। वैकेंसी इसलिए कम है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले तीनों ही इसमें शामिल थे 113 के अंदर। इस बार कह रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आने वाली है, तो उसकी जो सीट्स है लगभग 75 से 80 के आसपास होने वाली है। तो ये एक लगभग जनरल अवधारणा है, बट हम यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। और जो फैक्ट्स है वो ये है कि मैं सिर्फ यहाँ पे 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम में इतनी वैकेंसी निकली हुई थी। अब इसके अंदर एक और काम की बात ये होती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सर इसका। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको बता चुका हूँ मैं कि इसमें जो है एईएन की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास जो है इंजीनियरिंग के अंदर टेक्नोलॉजी की जो एक रिकॉग्नाइज्ड आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से डिग्री होनी चाहिए। और एज लिमिट की कोई टेंशन नहीं इसमें दोस्तों। 21 से 40 ईयर्स तक की जो एज लिमिट है ये जनरल के लिए एज लिमिट है। उसके बाद अगर आप अलग कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए और रिलैक्सेशन है, तो एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो नेशनलिटी इंडियन होती है इसमें, और इसके अंदर कितने अटेम्प्ट दिए होंगे तो ये सब की कोई कहानी नहीं है। आपकी जो अगर एज इसको क्रॉस नहीं हुई है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्रेशर्स हैं, अब तक आपने मतलब अगर इवन आप 38 ईयर्स के हैं, आपके किसी एग्जाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर अलाउड हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड थिंग, इसके अंदर और चीज़ क्लियर करता हूँ पहले से कि सर यूपी के बाहर के स्टेट्स अलाउड है क्या, तो बिल्कुल यूपी के बाहर के स्टेट्स के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि इसलिए ये इंडिया के अंदर काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। इसलिए भी बता देता हूँ कि इसका एग्जाम का जो
प्रेस्टिजियस होने का रीज़न है वो ये है कि इसका जनरली ज़्यादातर पेपर जो है वो आईआईटी कानपुर खुद सेट करता है। तो ये इसकी एक काफ़ी कहते हैं ना विश्वसनीयता को बढ़ा देता है, इसकी फिडेलिटी को बढ़ा देता है। तो ये इसकी कहानी है। लेकिन जो एएन है उसके लिए डिग्री और जो एज लिमिट सेम वही, और यही कहानी जेएन की है 21 to 40 जो इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पर केवल डिप्लोमा की बात है, 3 इयर्स के डिप्लोमा होना चाहिए इसके पास जिसको एग्जाम देना है। तो एलिजिबिलिटी जो है जेई की वो ये है। तो इन दोनों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो जेई की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप डिग्री वाले हैं तो आप भी निराश मत होइए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही ए की भी आने वाली है। जो मैं आपको कहता हूँ कि यार देखो जो सर्कुलेशन है, जो कहते हैं ना कि एक सुबगाट है चारों तरफ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कह दूँ कि चारों तरफ जो आवाज़ें हैं वो कुछ इस तरह से, जो सोर्सेज हैं उसकी जो आवाज़ें हैं वो कुछ इस तरह से आ रही कि दिवाली से पहले पहले ही आपकी जेई की आ जाएगी और दिवाली के बाद में ए की आने वाली है। तो ये इस तरह से आने वाली है, अलग अलग टुकड़ों में आने वाली है। इससे पहले 2021 में दोनों के साथ में आई थी, इस बार कुछ कहानी ऐसी है। बट ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर जो भी बात करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे मैं लिख कर आया है, हम जो पीपीटी में बात करने वाले हैं वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड है। जो फैक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कहानी है कि कौन कौन इसमें अलाउड होते हैं। बात करते हैं इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका, कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसमें क्या इसका पूरा तरीका होता है। तो आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पर एएन के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहे हैं सर आप? यहाँ पर मैं एएन की बात करूंगा, ए की डिग्री वाले बच्चों के लिए। तो इसमें 2 स्टेज में आपके ये पेपर होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है पूरा, फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक सीबीटी, और दूसरा है इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आप सीबीटी को क्लियर करते हैं तो सेकंड स्टेज के अंदर आप पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। उस इंटरव्यू के बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं अब स्टेज नंबर 1 की, तो स्टेज नंबर 1 की भी कुछ कहानी इस तरह से बटी हुई है कि जो स्टेज नंबर 1 है उसके अंदर 200 क्वेश्चंस का जनरली पेपर हुआ था लास्ट टाइम में। और ये इसके अंदर तरीका भी होता है, इसको स्पेशली एएन वाले बच्चों के लिए लिखा होता है कि 75% वेटेज टेक्निकल का होता है, एंड देन 10% टेक्निकल जो जीके का होता है, 10% रीजनिंग और एप्टीट्यूड का होता है, और 5% एक अलग सब्जेक्ट होता है जनरल हिंदी, उसको थोड़ा सा देखना होता है। तो वहाँ का उसका वेटेज ये होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज है टेक्निकल का 75%, और उसका रीजन भी है दोस्तों। रीजन ये है, आपको बता ही दिया था मैंने कि जैसे आईआईटी कानपुर की कहानी है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा हो, इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। स्पेशली अगर आप डिप्लोमा वाले बच्चे जो कि 3 ही सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, कि मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क के अंदर, तो उन 3 के सिवा भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन किसी और वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं पहले बस ये बात कर लेता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे इसमें एग्जाम होता है। तो यहाँ पर 150 के आसपास क्वेश्चन हो गए। 200 में से 75% अगर बात करूँ तो 150 क्वेश्चन आपके केवल टेक्निकल के आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन जो आपके हैं वो जीके के ऊपर आते हैं, 20 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल हिंदी के होते हैं। और ये 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं। 180 मिनट्स का जो इसका ड्यूरेशन होता है। तो ये एएन का है, और सेम कहानी जेएन के भी है। लेकिन यहाँ एएन के अंदर 2 स्टेज में, स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा। इसके अंदर जब क्वालिफाई होंगे तो स्टेज 2 में पहुंचेंगे पर्सनल इंटरव्यू पे। एक चीज़ और क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे कि इसमें सीबीटी के अंदर मिनिमम जो है 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 30% मार्क्स नहीं है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कट ऑफर कम है तो 30% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। मिनिमम 30% तो आना जरूरी है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो कट ऑफ है लगभग, अगर जनरल की बात करें तो एएन के लिए लगभग लास्ट टाइम जब हुआ था ये तो 154 के आसपास गया था, और 148 के आसपास जेई का था। 147 या 148 के आसपास जेई का था, यानी कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी जाती है 200 क्वेश्चन में। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आईआईटी कानपुर बना रहा है तो पेपर बहुत टफ रहा होगा, गेट के अकॉर्डिंग रहा होगा। नहीं, बिल्कुल लॉजिकल होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। बस ये बोल सकता हूँ कि ऑथेंटिक जो वर्ड है ना वो यहाँ पे इसलिए लग जाता है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर एरर नहीं होने वाली है। क्वेश्चंस जो होने वाले हैं उसके जो चारों ऑप्शन है वो आपको बहुत इजी, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होंगे। कोई एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं होगा। एम्बिग्यूअस का मतलब कि किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं बनाया है, खराब है क्वेश्चन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। आपके पास पूरा चांस होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगा तो आप उस पर केस कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या आंसर है या क्वेश्चन क्या है। यानी कि इस ऑथेंटिसिटी को बढ़ा देता है ये यूपीपीसीएल का एग्जाम जब इसको आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है। तो आपको बता दूं कि ये कहानी इसके अंदर एएन में है, और सेम कहानी अगर मैं बात करूँ तो जेईएन की, तो इस जेईएन के अंदर भी सेम 200 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, और जो 10 क्वेश्चन है वो जनरल हिंदी के। जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा होता है, काफ़ी वास्ट होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जेई का तो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो उनके बारे में और अच्छे से बात करेंगे अलग वीडियो के अंदर, किस किस पे ध्यान देना चाहिए आपको, किस किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेंगे। लेकिन 3 घंटे के पेपर के कुछ तरीका ये होता है, इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता। जो जेई होते हैं, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। पहला रिटर्न एग्जाम है सीबीटी जो है, और सेकंड उस पर जो है आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इससे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। अब अगर हम बात करें
तो सर यहाँ पे सैलरी क्या होती है लगभग, क्या इसकी प्रेस्टिजियस है, क्या मतलब इसका जो अगर अगर एग्जाम से तुलना करें तो उसमें क्या सैलरी का एक इसमें फिगर होता है? तो मैं आपको बता दूँ सिर्फ कि यहाँ पर जेई की जो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे ही होता है 44,900 का, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। आपको बता दूँ मैं, बाकी अदर स्टेट्स की तुलना में अगर आपका देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ऐसे ग्रॉस सैलरी की हम बात करें तो लगभग ये 58 से 62,000 के आसपास जाती है। आपको बता दूं कि जो टोटल सैलरी कहानी सब कुछ आपके सामने है। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो वहाँ पे जो बेसिक पे था 44 से हट के ये 59,500 का हो जाता है। तो ये इसका बेसिक पे एई का भी है। और आपको बता दूं फिर से कि काफ़ी लुक्रेटिव जॉब है दोस्तों ये, और इसलिए इसका नाम भी काफ़ी है। तो ये इसका एक लगभग पे स्केल है। तो जो अब तक खाली बैठे हुए हैं वो अपने आप को कमर कस ले, क्योंकि मैं आपको बता दूं फिर से, चाहे आप डिप्लोमा के हो या डिग्री के हो, इसका लास्ट मोमेंट पे तैयारी नहीं होती है। इसकी तैयारी का एक काफ़ी प्रोसीजर होता है लंबा, जिसको आपको अच्छा खासा फॉलो करना होता है। अगर मैं बात करूँ एई के लिए, तो एई के लिए आपको गेट के लेवल पे तैयारी करनी होती है, यानी गेट का सिलेबस लगभग कवर करना होता है। लेवल का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन उस लेवल के आएंगे, पर हाँ आपको सिलेबस पूरा का पूरा गेट से ही रिलेटेड होता है एएन के। और जेईएन के अंदर तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होता है। इवन टेक्निकल से हट के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाते हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स को लेकर मैं एक नए वीडियो में आऊँगा। पर अभी के लिए आप अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि कभी भी इसकी वैकेंसी का जो कभी भी इसकी वैकेंसी या इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग पहले से, क्योंकि एसएसजी का एग्जाम दे चुके हैं, तैयार रहिएगा। बाकी इसके बारे में और चर्चा करेंगे अपन हमारी मीट के अंदर, जब हम मीटअप करने वाले हैं एक दिन बाद ही, तो वहाँ पर इसके बारे में और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।